डियर स्टूडेंट्स, बीपीएससी श्योर सक्सेस में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग एक बहुत ही अहम मुद्दे पर डिस्कस करने वाले हैं, जो हमारे प्रोजेक्ट मैनेजर एग्जाम के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और ये है लेबर लॉ अमेंडमेंट। लेबर लॉ अमेंडमेंट किया गया है 4 स्टेट में। ये है मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, गुजरात एंड राजस्थान। आइए जानते हैं ये लेबर लॉ अमेंडमेंट क्या है, जो प्रोजेक्ट मैनेजर एग्जाम के लिए, चाहे वो प्रीलिम्स हो या मेंस हो, इसके लिए काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। सो लेबर लॉ अमेंडमेंट किया गया है। ये न्यूज में क्या था, देखे। न्यूज था कि उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान और गुजरात, इन चारों ने अपने यहाँ लेबर लॉ अमेंडमेंट किया है। और ये अमेंडमेंट या तो एग्जीक्यूटिव ऑर्डर के द्वारा किया गया है या फिर ऑर्डिनेंस के द्वारा किया गया है। सो देखते हैं यहाँ पे लिखा हुआ है, ये देखिए। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान एंड गुजरात हैव मेड चेंजेस टू देयर लेबर लॉज बाय वे ऑफ अमेंडमेंट्स, ऑर्डिनेंस और एग्जीक्यूटिव ऑर्डर्स, some of which would require approval from the central government to come into effect. So यहाँ पे दो वर्ड्स हैं, देखिए। एक वर्ड यहाँ लिखा हुआ है, देखिए, ऑर्डिनेंस, और दूसरा वर्ड है एग्जीक्यूटिव ऑर्डर्स। इन दोनों में डिफरेंस समझते क्या है। ऑर्डिनेंस क्या होता है? जब स्टेट असेंबली फंक्शन में नहीं होती है, मतलब जब विधानसभा, विधान परिषद फंक्शन में नहीं है, तो उस टाइम पे स्टेट के राज्यपाल, गवर्नर, अपने एक ऑर्डर के द्वारा कोई लॉ को ला सकते हैं। लेकिन इस ऑर्डर की वैलिडिटी, इस लॉ की वैलिडिटी जो होती है वो 6 मंथ्स तक की होती है। 6 महीने की इसकी वैलिडिटी होती है। 6 महीने के अंदर अंदर स्टेट के विधानसभा, विधान परिषद के द्वारा इसको एक्ट में कन्वर्ट करना पड़ेगा। सेम ऐसा ही ऑर्डिनेंस सेंटर में राष्ट्रपति पास करते हैं जब पार्लियामेंट फंक्शन में नहीं होता है। जब लोकसभा और राज्यसभा फंक्शन में नहीं होगा तो राष्ट्रपति ऐसा ऑर्डिनेंस एक्ट पास कर सकते हैं। इसकी भी वैलिडिटी 6 मंथ्स तक की होती है। 6 महीने के अंदर अंदर ये ऑर्डिनेंस राष्ट्रपति के द्वारा जो पास किया गया है, इसको लोकसभा और राज्यसभा के द्वारा भी पास करना जरूरी होगा। दूसरा, इसमें एग्जीक्यूटिव ऑर्डर्स क्या है। एग्जीक्यूटिव ऑर्डर का मतलब होता है जो एग्जीक्यूटिव्स हैं, स्टेट में चीफ मिनिस्टर और जो सेंटर में होंगे प्राइम मिनिस्टर, इनके ऑर्डर के द्वारा भी चेंजेस लाए जाते हैं। सो उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान और गुजरात ने ऑर्डिनेंस या फिर एग्जीक्यूटिव ऑर्डर के द्वारा लेबर लॉ को चेंज किया है। अब ये देखिए, दूसरा न्यूज ये था कि ट्रेड यूनियन ने इसको बहुत ज्यादा अपोज किया। ट्रेड यूनियन ने क्यों अपोज किया, इसको समझेंगे अभी। Then Uttar Pradesh government had on Wednesday cleared an ordinance exempting businesses from the purview of most labor law provisions for the next 3 years. But labor laws related to bonded labor, deployment of women and children, and timely payment of salaries will not be relaxed under the ordinance. उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट ने ऑर्डिनेंस जो लेबर लॉ के अकॉर्डिंग है, लेबर लॉ के लिए है, उसको 3 साल के लिए एग्जेम्प्ट कर दिया है। मतलब 3 साल के लिए लेबर लॉ काम नहीं करेगा उत्तर प्रदेश में। लेकिन कुछ लॉज काम करेंगे लेबर लॉ के रिलेटेड, कुछ क्लॉज काम करेंगे। ये क्लॉज कौन कौन से हैं? इसमें एक है बॉन्डेड लेबर का। इंडिया में बॉन्डेड लेबर की मनाही है, बॉन्डेड लेबर कभी नहीं हो सकता। दूसरा, डिप्लॉयमेंट ऑफ विमेन एंड चिल्ड्रन। विमेन एंड चिल्ड्रन के लिए, जैसे 14 साल से कम बच्चे को आप एम्प्लॉयमेंट नहीं कर सकते। डिप्लॉयमेंट ऑफ विमेन, लाइक प्रेगनेंसी रिलेटेड केसेज है या और भी अलग तरह के जो केसेज है विमेन के लिए, उनके लिए सेफ्टी प्रोवाइड करना, राइट। तो ये सब लॉ फिर भी काम करेंगे। और पेमेंट ऑफ सैलरीज, टाइमली पेमेंट ऑफ सैलरीज है, ये सब काम करेगा। इसमें कोई भी चेंज नहीं किया गया है, राइट। देन चेंजेस क्या क्या हुए हैं, व्हाट आर द चेंजेस। तो पहला कहता है, द शिवराज सिंह चौहान गवर्नमेंट इन एमपी अलाउड इंडस्ट्रीज टू इंक्रीज वर्कर्स शिफ्ट फ्रॉम 8 to 12 hours एंड 1000 day लेबर लॉ हॉलीडे फॉर न्यू इन्वेस्टर्स। जो भी नया इन्वेस्टर आएगा उसके लिए 1000 दिन, मतलब 3 साल से कुछ ज्यादा, 3 साल के आसपास का जो लेबर लॉ होगा वो एग्जेम्प्टेड होगा। और इंडस्ट्री में काम करने के लिए वर्कर की शिफ्ट जो पहले 8 घंटे की लिमिट थी, अब वो लिमिट 12 घंटे तक बढ़ाया गया है। दूसरा कहता है, फैक्ट्री लाइसेंसेस will now be required to be renewed only once in 10 years instead of annual renewals. Also, MSMEs, micro, small and medium enterprises will be able to hire laborers according to their own requirements to increase productivity. ये क्लॉज समझते हैं क्या इंपॉर्टेंट है। पहले फैक्ट्री लाइसेंस को हर साल रिन्यू करना पड़ता था, लेकिन अब इसमें चेंज करके हर 10 साल में एक बार फैक्ट्री लाइसेंस को रिन्यू करना पड़ेगा आपको। और एमएसएमई जो सूक्ष्म, लघु और मध्यम
एंटरप्राइजेज हैं, उद्योग हैं, माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेज हैं, उनके लिए कभी भी वो लेबर को हायर कर सकते हैं और कभी भी फायर कर सकते हैं। पहले हायर करने के बाद फायर करना इतना आसान नहीं होता था, राइट? देन अगला न्यूज ये था कि योगी आदित्यनाथ गवर्नमेंट इन यूपी अप्रूव्ड एन ऑर्डिनेंस एग्जेम्प्टिंग ऑल एस्टेब्लिशमेंट्स, फैक्ट्रीज एंड बिजनेसेस फ्रॉम द परव्यू ऑफ मोस्ट लेबर लॉज फॉर 3 इयर्स। मतलब उत्तर प्रदेश में लेबर लॉ से एग्जेम्प्ट किया गया है 3 साल के लिए। अगला चेंज देखिए क्या है। इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट 1947 को विड्रॉ कर लिया गया है। हर साल हर एक लेबर पर्सन के ऊपर लेबर वेलफेयर फंड में 80 रुपीज डिपॉजिट किया जाता था इंडस्ट्रीज के द्वारा, लेकिन अब इसमें एग्जाम्शन कर किया गया है कि जो 80 रुपीज का डिपॉजिट हर साल पर लेबर होता था, अब वो भी एग्जाम्प्ट कर दिया गया है इंडस्ट्रीज को। देन अगला न्यूज ये है कि लेबर यूनियन ये कहता है कि ये इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन के रूल के अगेंस्ट है और इसके कारण आईएलओ, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, इंडिया को सैंक्शन भी इंपोज कर सकता है, राइट? ये एक बहुत बड़ी बात होती है, सैंक्शन इंपोज करना लेबर लॉ के द्वारा, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा। ऐसा एक ही कंट्री है और पूरे विश्व में जिसके ऊपर सैंक्शन इंपोज किया जा चुका है, और वो है म्यांमार, राइट? दोनों एमपी और यूपी ने दोनों ने 3 साल के लिए लेबर लॉ को एग्जाम्प्ट किया है। ये जो लेबर लॉ का एग्जाम्पशन है 3 साल के लिए यूपी और एमपी में, इसको काफी ज्यादा अपोज किया जा रहा है। चलिए आगे बढ़ने से पहले कि ऐसा क्यों किया गया, इसके इफेक्ट क्या होंगे, अगर लेबर लॉ को चेंज किया गया है तो क्यों चेंज किया गया, इफेक्ट इसके क्या हो सकते हैं, वो हम इफेक्ट जाने। सो इफेक्ट जानने से पहले हम लोग इंडस्ट्रियल पॉलिसी रिजोल्यूशन देखते हैं 1948 का। 1948 में इंडस्ट्रियल पॉलिसी रिजोल्यूशन आया था। 8 अप्रैल 1948, 8 अप्रैल 1948 को इंडस्ट्रियल पॉलिसी रिजोल्यूशन आया और ये कहता है कि इंडिया विल बी अ मिक्स्ड इकोनॉमी, इंडिया एक मिक्स्ड इकोनॉमी होगा। मिक्स्ड इकोनॉमी हम शायद पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, जिसमें आपको बताया था कि कैपिटलिस्ट और सोशलिस्ट इकोनॉमी दोनों का ये कॉम्बिनेशन होता है। दूसरा पॉइंट कहता है कि इंपॉर्टेंट इंडस्ट्रीज आर पुट अंडर द सेंट्रल लिस्ट सच एज कोल, पावर, रेलवे, सिविल एविएशन, आर्म्स एंड एम्यूनिशन, डिफेंस एक्सेट्रा। मतलब कुछ ऐसे इंडस्ट्री हैं जो हमेशा सेंट्रल लिस्ट के अंदर रहेंगे, जैसे कोल पावर हो गया, रेलवेज हो गया, सिविल एविएशन हो गया, आर्म्स, एम्यूनिशन, डिफेंस वगैरह, डिफेंस रिलेटेड जो प्रोडक्ट प्रोड्यूस किए जाते हैं, ये सब हमेशा सेंट्रल लिस्ट में रहेगा। सेंट्रल की परमिशन से ही इसको लाया जा सकता है, क्लोज किया जा सकता है। देन तीसरा है कि कुछ ऐसे इंडस्ट्री हैं जो हमेशा स्टेट लिस्ट के अंदर होंगे, जैसे पेपर उद्योग, टेक्सटाइल उद्योग, मेडिसिन मैन्युफैक्चरिंग, राइट, साइकिल रिक्शा, टू व्हीलर, आईटी इंडस्ट्री, ये सब स्टेट लिस्ट के अंदर होते हैं। देन उस टाइम ये रखा गया था कि इंडस्ट्रियल पॉलिसी का जो रिव्यू होगा वो हर 10 साल के बाद होगा, मतलब 1948 के बाद अगला जो रिव्यू होगा वो 1958 में होगा, राइट? अब इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट 1947, जिसके बारे में भी बात की गई थी कि इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट 1947 को रिमूव कर दिया गया है। अब इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट 1947 क्या देखें। इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट 1947 पूरे इंडिया के ऊपर लागू होता है और इंडियन लेबर लॉ को रेगुलेट करता है ये। फिर 11 मार्च 1947 को 1 अप्रैल को ये रेगुलेट हुआ था, उस टाइम से इसको एनेक्ट हुआ माना जाता है। इसका जो मेन ऑब्जेक्टिव है वो ये है कि मेंटेनेंस ऑफ पीसफुल वर्क कल्चर इन द इंडस्ट्री इन इंडिया, आसानी से वर्क कल्चर को इंडियन इंडस्ट्री में मेंटेन किया जाए, और ये लॉ अप्लाई होता है सारे ऑर्गेनाइज सेक्टर के लिए। अब देखिए इसका इफेक्ट क्या होगा, तो इफेक्ट समझना हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। पहला इफेक्ट इसका ये हो सकता है कि दूसरे स्टेट भी इसको फॉलो कर सकते हैं। अब देखते हैं कि इसके इफेक्ट्स क्या क्या होंगे। देखिए सबसे पहला इफेक्ट तो ये होगा कि उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, गुजरात और राजस्थान के पैटर्न पे कई सारे स्टेट्स में आपस में कंपटीशन होगा कि कौन सा स्टेट ज़्यादा से ज़्यादा कंपनीज को जो चाइना से छोड़ के आ रही हैं उनको अट्रैक्ट करने में कामयाब होता है। कोविड-19 के कारण चाइना चाइना में जो कंपनीज काम कर रही हैं उसका चाइना के लिए एक मिसट्रस्ट डेवलप हो रहा है। कई सारी कंपनी चाइना छोड़ के आ रही हैं।
ऐसे में इंडिया के लिए एक बहुत अच्छा मौका है कि चाइना से रिटर्न होने वाली कंपनी को इंडिया में हम ट्रैप कर सकते हैं, इंडिया में हम उसको ला सकते हैं। लेकिन इंडिया के लिए प्रॉब्लम की बात क्या है? इंडिया के लिए दो फैक्टर्स इसके हिंड्रेंस हैं। पहला फैक्टर ये कि इंडिया में जो लैंड पूलिंग है वो काफ़ी मुश्किल होता है, क्योंकि यहाँ लैंड लॉ काफ़ी मुश्किल है, बहुत ज़्यादा टफ बनाया गया है। दूसरा, लेबर लॉ इंडिया का ये भी काफ़ी टफ है। जैसे देख लीजिए, कई सारी इंडस्ट्रीज ऐसी हैं जो सीजन बेसिस पे काम करती हैं। पूरे साल में 6 महीने का काम है, बाकी 6 महीने काम नहीं है। लेकिन हमारा लेबर लॉ कुछ ऐसा है कि पूरे साल भर तक तनख्वाह देना पड़ेगा लेबर को। ऐसे में कंपनी का जो ऑपरेटिंग कॉस्ट होता है वो काफ़ी हाई हो जाता है, इंटरनेशनल मार्केट में वो सर्वाइव नहीं कर पाते। तभी ये कंपनीज इंडिया आना नहीं चाहती। जबकि हमारे पास देखिए, इंडिया का स्ट्रेटेजिक लोकेशन कुछ ऐसा है कि 3 साइड से इंडिया सी एरिया से घिरा हुआ है। और साउथ ईस्ट एशिया की तरफ जाने के लिए, साउथ ईस्ट एशिया मतलब, साउथ ईस्ट एशिया मीन्स हांगकांग, इंडोनेशिया, फिलीपाइंस, लाओस, ब्रुनेई, इन सारी कंट्रीज जाने के लिए इंडिया का जो इंडियन ओशन रीजन है, इंडिया और श्रीलंका के बीच का, वो एक बहुत अच्छा पैसेज बन सकता है। लेकिन फिर भी हम हमारा वो इतना डेवलप नहीं है। इसका कारण ये है कि इंडिया कभी भी एक मैन्युफैक्चरिंग हब नहीं है। तो इंडिया के पास रिसोर्सेज हैं, इंडिया के पास टेक्नोलॉजी है, इंडिया के पास 3 साइड सी एरिया है, लेकिन फिर भी इंडिया मैन्युफैक्चरिंग हब क्यों नहीं बन पाया? क्योंकि हमारे लॉज टफ है। तो बिल्कुल सही मौका है कि हम चाइना रिटर्निंग कंपनी, जो चाइना से रिटर्न होने वाली कंपनी है, उनको हम यहीं पे ट्रैप कर सकते हैं और इंडिया में बुला सकते हैं उनको। और इसके लिए लेबर लॉ रिफॉर्म और लैंड पूलिंग पॉलिसी को हमें सॉफ्ट करना ही पड़ेगा। दूसरा देखिए, जब हमने लेबर लॉ को रिफॉर्म किया तो इससे ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की रैंकिंग हमारी इंप्रूव होती है। ज़्यादा से ज़्यादा कंपनीज और ज़्यादा से ज़्यादा इंडस्ट्रीज इंडिया में मोटिवेट होगी आने के लिए। इससे हम जॉब को इंक्रीज कर सकते हैं। कोविड-19 के कारण जो इकोनॉमिक स्लो डाउन आ गया है उसको हम इम्प्रूव कर सकते हैं, क्योंकि हमारी लार्ज पॉपुलेशन है। लार्ज पॉपुलेशन को आपको खाना भी खिलाना है, लार्ज पॉपुलेशन को जॉब भी प्रोवाइड करना है। जब आपके पास जॉब ही नहीं होंगे तो फिर आगे की बात, हम इकोनॉमी की बात हम कैसे कर सकते हैं? तीसरा है फैक्टर इफेक्ट इसका, कि कंपनी जो अभी वियतनाम और ताइवान जाने की बात कर रही है वो इंडिया आने के बारे में सोचेगी, क्योंकि वियतनाम और ताइवान से ज़्यादा अच्छी लोकेशन पे इंडिया है। इकोनॉमिक स्लोडाउन को हम खत्म कर सकते हैं, इकोनॉमिक स्लोडाउन को एक बूस्ट मिलेगा। तो नाउ द फैक्टर इज कि अगर इतना कुछ फायदा है इससे, तो ट्रेड यूनियंस इसको अपोज क्यों कर रहा है? इसके कई कारण है। पहला कारण तो ये कि जब आपने 8 घंटे की जगह 12 घंटे का वर्किंग आवर कर दिया, तो 12 घंटे का वर्किंग आवर किसी भी ह्यूमन के लिए एक लिमिट क्रॉस करना हो जाता है। इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन का जो रूल है लेबर की वर्किंग के लिए, वो 8 घंटे तक का मैक्सिमम प्रिस्क्राइब्ड है, जो हमने पहले रखा हुआ था। अब 8 घंटे से आप ज़्यादा करते हैं, मतलब हफ्ते का आप 72 आवर्स का काम कर देते हैं, तो ये ह्यूमन स्ट्रेस को क्रॉस करना हो जाता है। इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन का जो रूल है ये ह्यूमन राइट से डिराइव्ड है। तो इसका मतलब है कि हम ह्यूमन राइट्स को भी वायलेट कर रहे हैं। सो ये कुछ ऐसी बात होगी जैसे पहले स्लेव्स होते थे। देयर वर नो रूल्स डिफाइंड फॉर द स्लेव्स, स्लेव्स के लिए कोई रूल नहीं होता था। देयर वाज नो वर्किंग टाइम, कोई वर्किंग टाइम नहीं था। तो वैसे ही लेबर के साथ अभी हो जाएगा। इससे बचने का तरीका क्या हो सकता है? इससे बचने का तरीका तो ये था कि हमने इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन के जो रूल्स प्रिस्क्राइब्ड थे, हमने उसको अडॉप्ट किया। लेकिन कोविड-19 के कारण पूरे विश्व में जो अभी प्रॉब्लम क्रिएट हो चुकी है, इकोनॉमिक का एक स्लम्प आया हुआ है, इसके कारण कई सारे लोगों को आगे जॉबलेसनेस क्रिएट हो जाएगी। इंडिया में तो और भी हालत खराब हो जाएगी, क्योंकि हमारी पॉपुलेशन बहुत लार्ज है, रिसोर्सेज कम है। तो पहले तो हमें वर्किंग आवर्स के ऊपर, वो सेकेंडरी मैटर होगा। पहले प्राइमरी तो ये है कि हम इतनी लार्ज पॉपुलेशन को खाना खिला सकें, उनको जॉब प्रोवाइड कर सकें। ये तभी संभव है जब इंडस्ट्रीज आकर इंडिया में अपना बेस एस्टेब्लिश करती है। आप देखिए कि कुछ ऐसे इंडस्ट्री हैं, लाइक एग्रीकल्चर बेस्ड इंडस्ट्री है, शुगर मिल है, या फिर हम बात करते हैं टेक्सटाइल इंडस्ट्री है। एक पर्टिकुलर सीजन में ज़्यादा काम होता है उनके पास, लेकिन उनको पे तब का भी करना होगा जब काम नहीं होगा।
कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस इंक्रीज हो गया, इंटरनेशनल मार्केट में compete नहीं कर पाएंगे वो, तभी ये कंपनीज इंडिया में आने से बचती हैं। लेकिन जब हमने अपने लेबर लॉ को सॉफ्ट कर दिया, लैंड पूलिंग पॉलिसी को सॉफ्ट किया, अब ये कंपनीज इंडिया में आके अपना काम कर पाएंगी, इंडिया में अपना बेस स्टैब्लिश कर पाएंगे, क्योंकि हमारे पास ह्यूमन रिसोर्स बहुत अच्छी क्वालिटी का है, हमारे पास ट्रांसपोर्टेशन के लिए चारों तरफ तीनों तरफ से सी एरियाज हैं, रोड वाइज कनेक्टेड हम बहुत अच्छे हैं, चीप लेबर है हमारे यहाँ। तो इन सारे फैक्टर्स को जब आप मिलाएंगे तो इंडिया से बढ़िया डेस्टिनेशन कोई नहीं बनेगा। तो यही मौका है कि कोविड-19 के कारण जो सिचुएशन क्रिएट हुई है, इंडिया उसका भरपूर फायदा उठा सकता है, और लेबर लॉ में रिफॉर्म करना ये बिल्कुल सही टाइम है। कुछ दिनों का कष्ट है, कुछ दिनों की प्रॉब्लम है, लेकिन आगे सदियों के लिए इंडिया के लिए एक बहुत अच्छा इकोनॉमिक डेवलपमेंट रोड मैप तैयार हो जाएगा। सो दोस्तों, ये था लेबर लॉ रिफॉर्म के बारे में जो अभी आया था कुछ दिनों पहले ही। सो प्रोजेक्ट मैनेजर के एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इवन प्रीलिम्स और मेंस दोनों के लिए। इसको आप अच्छी तरह तैयार कर लें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो कृपया लाइक करें, सब्सक्राइब करें। इस चैनल के माध्यम से हम आपको बीपीएससी एग्जाम्स की तैयारी कराते हैं। प्रोजेक्ट मैनेजर एग्जाम और 66 बीपीएससी एग्जाम के लिए आपको फुल तैयारी कराई जाएगी। प्रीलिम्स, मेंस, इंटरव्यू तक का सपोर्ट आपको देंगे। इनफैक्ट इसके साथ साथ हम लोग आपको स्टडी मटेरियल भी प्रोवाइड करेंगे इस चैनल के माध्यम से। थैंक यू दोस्तों, थैंक यू सो मच।